के लिए ये जो साहित्य के क्षेत्र में अपना अलग पहचान बनाई, तो उसमें हम लोग जुड़े, लेकिन कोरोना ऐसा बीच में आ गया जिसने इसको ब्रेक दिया और आज से इसकी नई शुरुआत हो रही है। इसके लिए मैं आपकी पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि नई ऊंचाई दें और नए जो हमारे मन के कवि आएंगे उनको स्थान मिले। धन्यवाद। बहरहाल कार्यक्रम अब अपने उपसंहार की ओर चल चुका है और यहाँ पर मैं एक विशेष कार्य के लिए उपस्थित हुआ हूँ। वो कार्य ये है कि जो इतनी देर से इस मंच का विशिष्ट संचालन कर रहे थे उनको मैं आमंत्रित करूं। उनसे पूर्व मैं भैया के परिचय में 2-3 बातें बता देना चाहता हूं। बड़े भैया का नाम है विनोद पांडे और अभी तक उनकी 4 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। और एक दिन मैं भैया के पास में गया, मैंने भैया से पूछा, मैंने कहा भैया मैं भी आपकी तरह अच्छा लिखना चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मेरी भी पुस्तकें आएँ। तो भैया ने कहा कि बड़े बड़े कवियों को पढ़ा कर। मैंने कहा जैसे? बोले कि बच्चन जी इत्यादि को पढ़ो। मैंने उन्हें बताया कि मैंने हरिवंश राय बच्चन जी की पुस्तक पढ़ी, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैंने गोपाल दास नीरज जी की पुस्तक पढ़ी, उन्हें भी ईश्वर ने अपने पास बुला लिया। इसी तरह से मैंने 3-4 नाम दिनकर जी गिनवाए। मैंने कहा दिनकर जी को भी मैंने पढ़ा, वो भी भगवान को प्यारे हो गए। पंत जी को मैंने पढ़ा, उन्हें भी ईश्वर ने अपनी शरण में ले लिया। अब मैं आपकी पुस्तक पढ़ना चाहता हूँ। भैया घबरा गए, बिल्कुल दहशत में, लेकिन कॉन्फिडेंस तो पूरा ही रहता है। इतनी देर से हम सबका कॉन्फिडेंस बता रहे थे। भैया तत्काल अंदर गए, तुरंत ही एक पुस्तक लेकर के आए, उसमें कपड़ा वपड़ा मारा, पुस्तक साफ करी और बताया कि ये ले तेरी भाभी ने लिखी। तो कहने लगे कि भैया आज में पढ़ के इसको निपटा दे। मैंने कहा ठीक है। नहीं भैया बड़े कवि, ऐसा नहीं है पुस्तकें रखी। भैया का जो कैनवास है वो अंतरराष्ट्रीय फलक है। मैं जब भी भैया को फोन करता, मैंने कहा विनोद भैया आज मैं गाजियाबाद में ही हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ, कहाँ हो? भैया बोलते हैं फ्रांस में हूँ। सॉरी। कुछ दिनों बाद मैं फिर भैया के घर के पास से गुजरा, मैंने कहा हेलो भैया मैं पीयूष बोल रहा हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ। भैया ने कहा सॉरी यार आज तो मिल नहीं पाऊंगा, इंग्लैंड में हूँ। अभी 10 दिन पहले यहाँ से आया था, तब फ्रांस में थे, अब आज इंग्लैंड में। फिर मैंने एक बार तीसरी बार फोन करा, कुछ दिनों बाद फिर भैया के घर के पास से गुजरा, मैंने कहा भैया मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। भैया बोले यार नहीं हो पाएगा, मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ। तो मुझे शक हो गया, मैंने कहा 1 महीने में। तो अगली बार मैंने भैया के घर पे गया, दरवाजे पे बेल बजी। मैंने भाभी जी निकल करके आई, मैंने कहा भाभी जी भैया कहाँ हैं? तो भाभी जी ने बताया कि वो अपना राष्ट्रीय कार्यक्रम कर रहे हैं। मैंने कहा राष्ट्रीय कार्यक्रम? बोले बर्तन मानना। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने बाहर से ही भैया को फोन लगाया, मैंने कहा हेलो भैया पीयूष बोल रहा हूँ। बोले हाँ पीयूष भाई बोलो। मैंने कहा मिलना चाहता हूँ। बोले नहीं हो पाएगा। मैंने कहा क्यों? बोले अमेरिका आया हुआ हूँ। मैंने कहा जल्दी बाहर निकल के गेट खोलो, अमेरिका के दरवाजे पे खड़ा हूँ। बड़े कॉन्फिडेंट आदमी हैं, लेकिन इन सब बातों से इधर अगर मैं कहूं कि हम जैसे कक्षा के नए विद्यार्थियों को अपनी उंगली पकड़ा करके चलना नहीं सिखाया, बल्कि अपने कंधों पर बिठा करके स्वयं से भी ऊंचा बनाने के लिए जो प्रयासरत रहे, उन कंधों का नाम होता है आदरणीय विनोद पांडे। ये एक ऐसे हास्य कवि हैं जिनके हृदय की करुणाओं को भी मैं जानता हूँ, जिनके ओज को भी जानता हूँ, जिनके शौर्य को भी जानता हूँ, जिनके लेखन के प्रति समर्पण और हमारे जैसे नए बच्चे कैसे आगे बढ़े उसके लिए उनकी जो जीवटता है वो वाकई में प्रणम्य है। मैं बड़े ही आदर के साथ में उनको आमंत्रित करूंगा और कहूंगा कि अपने जख्मों का भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। एक बड़े हास्य कवि हैं, हंसाते हैं आप सबको, लेकिन हास्य कवि की भूमिका में यह पंक्ति सुनिए कि अपने जख्मों का भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए औरों को हंसाने के लिए। एक बार जरा जोरदार। जब डांट के भगाया तब मोह त्याग तुलसी जी राम में रमा सके। रत्नावली ने जब डांट के भगाया तब मोह त्याग तुलसी जी राम में रमा सके। कालिदास जी को भी जब घुड़की लगाई गई तब कहीं जाके वो महान बन छा सके। कि रत्नावली ने जब डांट के भगाया तब मोह त्याग तुलसी जी राम में रमा सके। कालिदास जी को भी जो घुड़की लगाई गई तब कहीं जाके वो महान बन छा सके। बीवियां निभा रही हैं कर्तव्य आज तक,
कि बीवियां निभा रही हैं कर्तव्य आज तक, हम ही न स्वाभिमान अपना जगा सके। कि बीवियां निभा रही हैं कर्तव्य आज तक, हम ही न स्वाभिमान अपना जगा सके। और रोज हड़काए जा रहे हैं बंधु बरसों से, फिर भी न कुछ खास करके दिखा सके। ये सब लोगों ने तालियां बजाया है, मैं सबके दर्द वैसे भी ये दर्द मैं नहीं कर, ये हिस्टोरिकल है। कभी का आप लोगों ने टीवी में भी देखा होगा, न्यूज में भी देखा होगा। ऐसी घटनाएं हैं। भारत की जो महिलाएं हैं बहुत तरक्की है। मैं मातृशक्ति के साथ माफी मांगते हुए कह रहा हूँ, ये किसी और ने मुझे बताया था, क्योंकि मुझे यहाँ से वापस सही सलामत घर भी जाना है। कि 4 लोग 4 देश के बैठे हुए थे, सब अपने अपने देश की बीवियों की तारीफ कर रहे थे कि किसने कितनी तरक्की कर ली। तो एक छंद कि रूस वाले ने कहा कि रशियन महिलाएं गरियाने के क्रियाकलाप पे चली गई। चाइनीज चीख पड़ा चाऊ माऊ पत्नियां पतियों के गर्दनों के नाप पे चली गई। पाकिस्तानी बोला यहाँ बीवियों का हाल सुनो, कि पाकिस्तानी बोला यहाँ बेगमों का हाल सुनो। बाप से चली आपसे चली थी आज बाप पे चली गई। कि पाकिस्तानी बोला यहाँ बेगमों का हाल सुनो, आपसे चली थी आज बाप पे चली गई। तभी भारतीय बोला भारतीय बीवियां तो पतियों को पीटने में टॉप पे चली गई। ये किसी और का कर, मैं अपनी बात नहीं कह रहा। अब जहाँ तक कॉन्फिडेंस की बात, तो ये जैसे हमारे युवा साथी युवा भाई बता रहे हैं, वैसे ही कॉन्फिडेंस तो बचपन से ही बना हुआ, और शायद वो वैसा लगता भी। क्योंकि मैं अभी गया बैंक अकाउंट में खाता खुलवाने के लिए, तो बैंक मैनेजर मुझे घूर घूर कर देख रहा। मैंने कहा भाई ऐसे क्यों देख रहा है? बोले आपका चेहरा नीरव मोदी जैसा लगता है। मैंने कहा लुंगी पहन लूंगा तो चिदम्बरम जैसा लगूंगा, तो मुझे जेल भिजवाना है। लगने से क्या हो, युग का है बोलबाला आज नेट से शिकारी दाना पानी ढूंढ रहे हैं। कि डिजिटल वाले युग का है बोलबाला आज नेट से शिकारी दाना पानी ढूंढ रहे हैं। नौजवान फेसबुक इंस्टाग्राम में लगे हैं रात दिन सपनों की रानी ढूंढ रहे हैं। और नन्हे मुन्ने बच्चों को मोबाइल हुआ है प्रिय, कि नन्हे मुन्ने बच्चों को मोबाइल हुआ है प्रिय। कि सना कहानी नाही नानी ढूंढ रहे हैं। कि नन्हे मुन्ने बच्चों को मोबाइल हुआ है प्रिय। कि सना कहानी नाही नानी ढूंढ रहे हैं। और भजनों को छोड़ वेब सीरीज के फैन हुए बुढ़ऊ बुढ़ाई में जवानी ढूंढ रहे हैं। मैं अब निवेदन करूंगा, हमारे संस्था के बड़े महत्वपूर्ण सदस्य आजकल बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं लिख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि विनोद शर्मा जी एक छोटी सी कविता हो जाए। हिंदू गाया अभिनंदन शिक्षक उसी का जो हमारे संग भी आया। कितना लंबा पथ हमारा, कितना दूर है लक्ष्य हमारा, कितनी ताकत और होती जो होता हिंदुस्तान हमारा। भारत खंड के भूरस्ते है जिसका जननी सूख से नाता, इसकी सेवा करने को वो बारंबार जन्म ले आता। तो हमने ऐसे राष्ट्र में जन्म लिया है जहाँ हमें बार बार नमन करने का अवसर मिलता है। कहते हैं कि धर्म की शिक्षा छोटी उम्र में ही बच्चों को सिखा दी जाए तो अच्छी बात होती है। एक कविता लिखी थी, सारी नहीं सुनाऊंगी, थोड़ी सी पंक्ति उसमें से सुनाती हूँ। छोटी उम्र में जिन बच्चों ने धर्म की शिक्षा पाई, आखिर तक फिर धर्म न छोड़ा थी ऐसी दृढ़ताई। जिसने शिक्षा पाई धर्म की मन से किया विश्वास, सौतेली माँ की आज्ञा से राम गए वनवास। कहो भरत की कितनी उम्र थी जिसने छोड़ा राज्य, ये कहे गद्दी के मालिक तो रामचंद्र महाराज। तो ऐसे भाई हुआ करते थे। आखिरी पंक्तियों पे आती हूँ। 10 और 12 बरस के बच्चे थे ऐसे धर्मवीर, दीवारों में चुना दिया दिखला दो ऐसी नजीर। द्विवेदी त्रिवेदी लाखों चतुर्वेदी कहलाए, जिन बच्चों को गोदी लेकर जननी आप पढ़ाए। तो बच्चे वही महान बनते हैं। अगर हमारी माताएं आजकल अगर फेसबुक या ट्विटर छोड़ दें और बच्चों को गोदी में लेकर पढ़ाएं, तो डेफिनेटली हम एक अच्छा राष्ट्र और एक अच्छे बच्चों की कल्पना देख पाएंगे। तो एक नौजवानों के लिए भी कुछ बोलना चाहती हूँ। देख रही हूँ हम सब में वे पहले जैसा जोश नहीं है, देख रही हूँ तुम सब में वे पहले जैसा जोश नहीं है। जहाँ जहाँ दिखलाई पड़ता जोश, वहाँ वहाँ पर होश नहीं है।
क्रांति तत्व हो गई लुप्त, प्रेम हरोरे नहीं भरती हैं, पाखंडों की रात युवा है, वैदिक घोर नहीं दिखती है। बोया कम काटा ज्यादा है, बोया कम काटा ज्यादा है, लाभ नहीं घाटा खाया है, इसका फिर तुम विश्लेषण कर लो, क्या खोया है क्या पाया। संस्कृति के इस दौर में फिर से नूतन दौर चाहिए, बहके युवाओं को संभालने में हमें आपका सहयोग चाहिए। सभी सम्मानित साथियों, प्रियजनों और सम्मानित मंच को सादर प्रणाम। बहुत पुरानी याद आ गई जब सबसे पहले विनोद पांडे जी लाइब्रेरी में आपने एक काव्य पाठ पे आए थे, तो हमने वो काव्य पाठ रखा था कि जो जिनको कोई नहीं जानता वो आए, और तब ये इंजीनियरिंग करके आए थे और पहला काव्य पाठ किया था। उसमें कई लोग थे, दीपक जी था, श्रीवास्तव। उसके बाद आपके जो सुभाष जी के सहयोग से जो इसमें अपने स्टेडियम में काव्य पाठ होता था, वहाँ बहुत अच्छी जो मुझे दिल से बात लगी थी वो ये लगी थी कि आप नौजवान स्कूली बच्चे और वो लोग जो कभी भी कविता पाठ नहीं करते उन लोगों को मौका देते थे। और वहाँ कई स्कूली बच्चों की इतनी अच्छी कविताएं लगी कि वो मेरे दिल के बहुत करीब चीज़ थी। क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या ये है, प्रतिभा हर एक में है, मगर कुछ को मौका मिलता है और कुछ उसको पकड़ के अपने इर्द गिर्द पूरी उस पर जमींदारी करते हैं। वरना बहुत सारे बच्चे नौजवान हमारे लाइब्रेरी में कई बच्चे ऐसे हैं कि जब वो कविता जब उन्हें हम कहते हैं बड़े संकोच करते हैं, लेकिन जब बोलना शुरू करते हैं तो विनोद जी ने कई बार उनकी एडिट भी की है और रेडियो से भी सुनाया। तो ये जो एक पहल है, कोरोना गया, अब आप ये दूसरी सत्र जो शुरू हो रहा है, आप बहुत सारे ऐसे फलदार और छायादार बगिया वाले बच्चे बढ़ाएं जो देश में और विदेशों में, क्योंकि इस समय हम सब लोग जिस समस्या से गुजर रहे हैं वो ये गुजर रहे हैं कि अधिकांश हम लोग कहीं एक मानसिक रूप से लग रहा है, लेकिन काफ़ी द्वंद्व में और एक सार्थक जीवन जीने की रास्ते ढूंढ रहे हैं। इसमें अपनी एक सार्थक भूमिका निभाए और सदैव आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। एक दो बातें मुझे जो कहनी है, अब ये दूसरी तारीख तो चल रही है, हम फरवरी में भी करेंगे। आदरणीय जैन साहब मेरी ओर देख रहे हैं तो कह रहे हैं कि मेरा जो भी समर्थन है इस नई पहल के साथ है, आप सब लोगों का सहयोग ही है मेरा संबल, और हम लोगों को इसी तरह निरंतर आगे बढ़ना है। सब लोग जुड़े, सब लोग मिले। आज के जो ये विशेष आयोजन हो सका उसमें आदरणीय आर.एन. श्रीवास्तव जी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब मैं चाहूँगा श्री एस.सी. मिश्रा जी कुछ शब्द नई पहल के बारे में, आज के इस आयोजन के बारे में, क्योंकि 5 साल पहले जब ये नन्ना पौधा था तो उन्होंने ये बीजारोपण किए थे और आज इसे देख करके उन्हें भी अच्छा लग रहा होगा। मैं चाहूँगा कि वो धन्यवाद उद्बोधन करें। और विनोद जी आज हम छोड़ेंगे नहीं, आप कविता निकाल लीजिए, आपके कविता के बाद ही समापन होगा। नहीं आप निकाल लीजिए, बिना कविता सुने नहीं, आज सुनाएंगे आप। मंच पर आसीन सभी वरिष्ठ साथियों को और सभागार में उपस्थित मातृशक्ति एवं सभी मेरे आदरणीय शिक्षकों को मैं धन्यवाद देता हूँ इस नई पहल के कार्यक्रम की पुनर्जन्म स्थापना पाठ में आप लोग उपस्थित हुए। 5 साल पहले नई पहल एक सोच के साथ शुरू की गई थी कि इसमें जो हमारे कवियों की नई पौध है उसको इस नर्सरी में स्थापित करके और उस नर्सरी से पीयूष मालवीय जैसे कवि हमारे निकल के आएंगे, ये एक सोच थी जिसको हमारे बड़े भाई विनोद पांडे जी ने लगातार प्रयास करके इस स्थिति तक पहुंचाया कि आज शायद नई पहल से कई ऐसे स्थापित कवि हमारे मौजूद हो गए हैं
और उनको जब मैं किसी मंच पर कविता पढ़ते हुए देखता हूँ, एक ऐसी फीलिंग आती है कि नर्सरी से निकले हुए कवि नई पहल का नाम कहीं ना कहीं तो रोशन कर रहे हैं। ये एक पुनः प्रयास कोरोना के बाद, कोरोना का बीभत्स समय हम सभी लोगों ने देखा। विनोद भाई ने अभी बताया कि पहला दौर ऐसा था कि पहल के पुनर्स्थापन का पहली शाम है और 2023 का पहला महीना जनवरी का, उम्मीद करेंगे कि दिसंबर 2023 तक ऐसा 3 गुना बड़ा हॉल है और तब तक हो सकता है हम 20-25 नई नवोदित कवियों को हम मंच पे ला सकें। ये हमारी कोशिश रहेगी। और ये एक बगिया है, जिस घर में एक थोड़ी सी सुगंधित पौधा लगा होता है तो कोई बाहर का गली से भी निकल रहा होगा तो उसके अंदर एक एहसास होगा कि तो सुगंधित पौधा है। तो नई पहल के जरिए ऐसी प्रतिभाएं सामने आएंगी कि लोग ये बात का हम लोगों को भी गर्व होगा कि ये नई पहल के मंच से निकला कवि है। और वो कविता जब पाठ होगा तो हमें अभी भी गर्व होता है कि हमारे यूज भाई हैं और भी जो हमारे साथ यहाँ रहे हैं, तो बड़े बड़े कवियों के साथ उन्होंने बैठकर बाकायदा एक समानांतर रेखा खींच दी उनके बराबर। और ये बहुत अच्छी बात है कि प्रतिभा को तराशा जाए, निखारा जाए और इतना निखारा जाए कि वो अपने कैरियर में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करे। यही हमारी कामना है और नई पहल की सफलता यही है। आज सब लोग हमारे साथ आए, आज हमारा मनोबल बढ़ाया, उत्साह बढ़ाया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। खासतौर पर आज के लिए आर्यन श्रीवास्तव जी का मैं फिर से आभार व्यक्त करता हूँ कि हमें मंच दिया और आवाज़ दी। धन्यवाद।